के लिए पठन के प्रकार। पाठकों की दृष्टि से पठन के प्रकार दो होते हैं। व्यक्तिगत पठन छात्र द्वारा किया जाता है। सामूहिक पठन सभी छात्रों द्वारा किया जाता है। व्यक्तिगत पठन एक छात्र के द्वारा किया जाता है और सामूहिक पठन पूरी कक्षा में किया जाता है। फिर दूसरा है व्यक्ति की दृष्टि से दो प्रकार का है। आदर्श पठन शिक्षक करेगा, अनुकरण पठन छात्र द्वारा किया जाएगा, अनुपठन भी छात्र द्वारा किया जाएगा, द्रुत पठन यानी जल्दी जल्दी पढ़ना। ये चार प्रकार पहले हैं। दूसरे हैं मौन वाचन और सस्वर वाचन। ये व्यक्ति की दृष्टि से इतने प्रकार हैं इनके। आदर्श, अनुकरण, अनु और द्रुत पठन। फिर है दूसरे में है मौन वाचन और सस्वर पठन। मौन वाचन यानी मन ही मन में पढ़ना। सस्वर यानी एक साथ स्वर के साथ पढ़ना। सभी बच्चे एक साथ पढ़ते हैं सस्वर वाचन। फिर काठिन्य निवारण की विधियां हैं उद्बोधन विधि, प्रवचन विधि, स्पष्टीकरण विधि। उद्बोधन विधि को समझने के लिए वस्तु का प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रत्यक्ष क्रिया या अभिनय करके बताया जा सकता है बच्चे को। प्रतिकृति यानी कोई चित्र दिखाया जा सकता है। चित्र, रेखा चित्र और मानचित्र आदि दिखाकर उद्बोधन विधि को हम समझा सकते हैं। इन्हें कठिनाई तक जो सतर है उनको निवारण कर सकते हैं इन चीज़ों के द्वारा। फिर प्रवचन विधि में हम अनुवाद विधि के द्वारा समझा सकते हैं। कोश विधि के द्वारा परिभाषा देकर यानी समरी के आधार पर टीका के माध्यम से समझा सकते हैं। इनकी कठिनाई का निवारण कर सकते हैं। स्पष्टीकरण में व्युत्पत्ति विधि, उपसर्ग, प्रत्यय, तिङंत, संधि, विच्छेद, समास यानी स्पष्टीकरण विधियों में हमें सब चीज़ को अलग अलग करके व्युत्पत्ति कैसी हुई है, उपसर्ग कौन सा है, प्रत्यय कौन सा है, तिङंत का अर्थ है धातु रूप 18 धातु रूप आत्मनेपदी और परस्परनेपदी सभी का अलग अलग करके बताया जा सकता है। संधि विच्छेद करके समझाया जा सकता है। समास विग्रह यानी समास को अलग अलग करके बताया जा सकता है। फिर तुलना विधि के अंतर्गत हम प्राय शब्द यानी पर्यायवाची शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। विपरीतार्थक का अर्थ है विलोम शब्द। विलोम शब्दों को द्वारा बता सकते हैं। अनेकार्थक पर्यायवाची शब्दों द्वारा समझा सकते हैं। समध्वनि यानी एक जैसी ध्वनि के द्वारा भी समझा सकते हैं। यानी समध्वनि वाले भिन्न भिन्न शब्दों द्वारा हम क्या है तुलना विधि को डिफाइन कर सकते हैं। वाक्य प्रयोगन विधि, अंत कथा विधि और प्रसंग विधि भी स्पष्टीकरण के अंतर्गत आती है। एक बार इनको अच्छे से देख लो। पाठकों की संख्या की दृष्टि से है व्यक्तिगत पठन, सामूहिक पठन और व्यक्ति की दृष्टि से आदर्श पठन, अनुकरण पठन, अनुपठन, द्रुत पठन। ये दो प्रकार का होता है। यानी ये चार तो पहले प्रकार में आते हैं, आदर्श, अनुकरण और अनुपठन, द्रुत। दूसरा है मौन वाचन भी कर सकते हैं और सस्वर है व्यक्ति। हमने मौन वाचन और सस्वर वाचन है व्यक्ति की दृष्टि से। फिर काठिन्य निवारण के लिए उद्बोधन विधि में वस्तु का प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रत्यक्ष क्रिया करके दिखा सकते हैं, अभिनय करके दिखा सकते हैं, प्रतिकृति कोई उसी का मॉडल रूप लेके दिखा सकते हैं, चित्रों द्वारा, मानचित्र द्वारा आदि द्वारा समझा सकते हैं। प्रवचन विधि में अनुवाद करके बता सकते हैं, कोश यानी डिफाइन करके बता सकते हैं, परिभाषा देकर बता सकते हैं। टीका विधि टीका समरी के रूप में बता सकते हैं। स्पष्टीकरण करने के लिए उपसर्ग, प्रत्यय सभी को अलग अलग करके बता सकते हैं। तुलना में पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द समध्वनियों द्वारा समझा सकते हैं। वाक्य प्रयोगन विधि वाक्य में प्रयोग करके स्पष्टीकरण कर सकते हैं। अंत कथा यानी कोई कथा सुनाकर उनको समझा सकते हैं। प्रसंग के माध्यम से प्रसंग का ऐतिहासिक, भौगोलिक और साहित्यिक दृष्टि से जो पौराणिक होते हैं उनमें जो कुछ कंटेंट लिया जाता है होता है प्रसंग के माध्यम से समझा सकते हैं। जैसे राजा सगर ने एक भागीरथ शब्द को स्पष्ट करते हुए राजा सगर ने 1000 पुत्रों को जीवन दान देने के लिए भागीरथ के द्वारा प्रतिपादन या पतित पावन गंगा को पृथ्वी पर अवतरण की कथा सुनाई जाती है। ये प्रसंग के माध्यम से सुनाई जाती है।